जैसे कि आपने पिछली क्लास में देखा था कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी रेशोज में हमने फोकस किया था करंट रेशो और क्विक रेशो पे। आज जो हमारा फोकस है या जब हम बात कर रहे हैं, फिर दोबारा से देखें जरा ध्यान से कि हमारे पास एसेट्स होती हैं। एवरीबॉडीज ओके। एसेट्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। और ये कौन सी लायबिलिटीज होती हैं? एक्सटर्नल होती हैं। ये कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल को हम लोग शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं, और इक्विटी भी बोलते हैं, और प्रोप्राइटर्स प्रोप्राइटर्स फंड भी बोला जाता है। अब प्लीज बातें ना करें। कैपिटल जो होती है ना, कैपिटल, इसको शेयर होल्डर फंड या इक्विटी या प्रोप्राइटर्स फंड भी बोला जाता है। और आपको अच्छे से मालूम है कि लायबिलिटीज दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास होती है नॉन करंट लायबिलिटी, एक होती है करंट लायबिलिटी। सिमिलरली एसेट्स भी हमारे पास दो तरह की होती हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। फिर नॉन करंट एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स। फिर उसके अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। फिर उसके अंदर लोन्स एंड एडवांसेस। उसके अंदर अदर करंट एसेट्स, दुनिया भर अदर नॉन, इतना सब कुछ वो हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में। उसका डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। आइए देखिए जरा कि जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी या सॉल्वेंसी रेशियोज की, तो कौन कौन से कंपोनेंट लगने चाहिए। आई थिंक दिस यू हैव टू यूज। नॉन करंट लायबिलिटी के लिए एक टर्म हम यूज करते हैं, डेट। अगर मैं बोलूं टोटल डेट, इसका मतलब क्या होगा पता है? इसका मतलब ये होगा नॉन करंट प्लस करंट मिला के होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं लॉन्ग टर्म डेट या सिर्फ डेट, तो मतलब ये शॉर्ट टर्म डेट तो करंट लायबिलिटी बनते हैं। इसका ध्यान रखेंगे। इधर इसको मिला दूंगा तो टोटल एसेट्स बनता है। आपको ध्यान है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, या शेयर होल्डर फंड प्लस डेट इज इक्वल टू व्हाट? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले में बहुत सारी चीजें हमने डिटेल में सीखी थी पिछली क्लासेस में। चलिए अब हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। देखो, हमें ज्यादा फोकस इस पे करना है, इस पे करना है और इस पे करना है। हाँ, कहीं टोटल की बात आई, अगर कहीं टोटल की बात आई तो हम फिर करंट असेट्स को भी जोड़ेंगे, और कहीं टोटल लायबिलिटी की बात भी आई एक्सटर्नल, तो करंट लायबिलिटी को भी जोड़ेंगे। तो देखिए, पहली रेशो आपके पास जो आती है उसे कहते हैं हम लोग क्या? ये रेशो नंबर 1। क्या रेशो है? डेट इक्विटी रेशो। फर्स्ट रेशो में कौन सी बोल रहा हूँ आपके सामने यहाँ पर? वो है इक्विटी डेट इक्विटी रेशो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेट अपॉन में इक्विटी, ये फॉर्मूला इसका होता है डेट इक्विटी रेशो का। ये डेट है और ये क्या है? इक्विटी है। डेट इक्विटी रेशो हो गई। मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन के कंपोनेंट को हम क्या कर रहे हैं आपस में कम। इसमें डेट में सिर्फ ये आएगा ना, नॉन करंट लायबिलिटी। अरे, डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट है। डेट का मतलब है लॉन्ग टर्म डेट। डेट का मतलब ये नहीं है। तो देखिए जरा, नंबर 2, हमने इसका तो कंपैरिजन कर लिया। अब मैं देख रहा हूं, मुझे जरा ये बताइए कि ये बिजनेस की एसेट्स हैं, इसका मालिक कौन? इसका मालिक ये लोग या वो लोग? प्रोप्राइटर किसको बोलेंगे? शेयर होल्डर को। ठीक है, तो दूसरी रेशो, ये रही दूसरी रेशो, ये दूसरी रेशो। क्या दूसरी रेशो होती है? प्रोप्राइटरी रेशो। क्या बोलते हैं उसको? प्रोप्राइटरी रेशो। क्या बनती है वो? प्रोप्राइटर्स फंड। यानी कि क्या? शेयर होल्डर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। ये फॉर्मूला होता है इसका। कितना आसान है। प्रोप्राइटरी रेशो। हमने क्या किया? हमने कंपैरिजन किया डेट का इक्विटी के साथ, और फिर किसका कंपैरिजन किया? इक्विटी का किससे कंपैरिजन कर दिया? टोटल एसेट्स के साथ। प्रोप्राइटरी रेशो बन गई। दिस इज डन। अब क्या रह गया? अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसका? टोटल एसेट्स का किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं? डेट्स के साथ। देखिए, ये बनी टोटल एसेट्स टू क्या? डेट रेशो। कौन सी रेशो बना रहे हैं हम लोग? टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। तीसरी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। सीधा सा फॉर्मूला क्या है? सीधा सा फॉर्मूला, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। आप देख रहे हैं, एक अकाउंटिंग इक्वेशन से आपकी 5 रेशो निकल आई। पहली रेशो करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, दूसरी रेशो क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, तीसरी रेशो डेट अपॉन में इक्विटी, चौथी रेशो प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटर्स फंड यानी शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स, तीसरी टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। बन गया। ठीक है, तो कभी भी रेशो भूल जाए। हाँ, वो देखेंगे क्या आएगा क्या नहीं आएगा।
वो हर बिजनेस में वेरी करता है। तुमने देखा होगा एनुअल रिपोर्ट बनती है, तो पता नहीं क्या, देर इज नो सच स्टैंडर्ड। अभी क्या पढ़ा था लिमिटेशन में? हो होता है स्टैंडर्ड, कुछ होता नहीं है। तो कोई किसी तरह से इंटरप्रेट करता है, कोई किसी तरह से इंटरप्रेट करता है, बोलिए। ये ये टाइम्स में निकलेंगे। हाँ, आगे चलें। दिस इज डन। अभी देखिएगा ना, नोट्स में दिखाऊंगा आपको क्या निकलता है क्या नहीं निकलता। ठीक है। अगर आपको याद आ रहा होगा, बचपन में डोरेमोन की टोपी दिख रही होगी आपको ऊपर बनी हुई, दिख रही है ना? हाँ, बस ऐसे ही उसी को ध्यान रखना। डोरेमोन की टोपी बनानी है आपने, उधर से ले लीजिए, वहाँ वहाँ बहुत सारे पेन रखे हैं। ठीक है जी। चलिए, तो चौथी रेशो हमारे पास जो आती है, उसको कहते हैं हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो। और इंटरेस्ट कवरेज रेशो में इंटरेस्ट कौन से वाला? इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म वाला नहीं, शॉर्ट टर्म वाला तो अपने लॉन्ग टर्म वाला। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, एंड डिविडेंड। आपकी आपकी बुक में जो फॉर्मूला दे रखा है उसमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिखा हुआ है। और अगर बिफोर इंटरेस्ट है, बिफोर टैक्स है, तो ऑब्वियसली बिफोर डिविडेंड भी होगा ये। डिवाइडेड बाय क्या लिख देंगे? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये भी एक क्या हुई आपकी? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो हुई। चार रेशो तो मजे मजे में निकल आई। डेट अपॉन में इक्विटी, डेट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स ऑफ प्रोप्राइटरी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेट, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या बन गई आपकी? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड डिवाइडेड बाय क्या कर दिया? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग करा। ये निकल आई आपकी रेशो। ठीक है। देखिए अगली रेशो कौन सी लिखी गई है इस हेडिंग के अंदर, बताइए अंजलि। अगली रेशो आपके पास दिख रही है कौन सी? नंबर 5। अब जरा देखो ध्यान से, प्लीज यहाँ ध्यान से देखना जरा। इसको देखिए ध्यान से। इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड वाला पोर्शन कौन सा है? ये प्लस ये मिला के, ये प्लस ये मिला के ना, है ना? और हम बोल रहे हैं डेट का कंपैरिजन कर रहे हैं किससे? कैपिटल। पूरी कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट का पोर्शन क्या है? इससे क्या पता चलेगा? अगर पूरी एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट पोर्शन इज मोर, इसका मतलब कि आपके पास क्या हो रहे हैं? लॉन्ग रन में खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि आपके पास लोन ज्यादा है। लेकिन अगर क्या है, इक्विटी का पोर्शन ज्यादा है, तो मतलब योर बिजनेस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल इन फ्यूचर। तो अगली रेशो जो हम लॉन्ग टर्म के लिए लेके चल रहे हैं क्या है वो? बताइए क्या बोला था? डेट टू, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेट अपॉन में क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है, ये मैं पिछली क्लासेस में आपको बता चुका हूँ। तो कुल मिलाकर 5 रेशो आप यहाँ इस जगह से, इसको छोड़ दीजिए अगर यहाँ से, तो 4 की 4 रेशो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन से दिखती हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की। 2 रेशो कौन सी वाली? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की। यू कैन फाइंड फ्रॉम हियर। ठीक है। और यही है आपकी सॉल्वेंसी रेशोस। आज फिर पहले इन पे फोकस करेंगे, फिर चलेंगे हम एक्टिविटी रेशोस की तरफ। तो अभी तो मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूला कैसे बनता है, उसका लॉजिक क्या है वो बताया। अब इसे याद रखने में कोई परेशानी तो नहीं है? अगर मैं इस बोर्ड की तरफ ना देखूं, आपको रिकॉल कर रहा हूँ, करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी इज करंट रेशो। करंट असेट्स के अंदर 3 चीजों का ध्यान रखना था। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर में से माइनस कर देने थे, लूज टू सेंस टोरसेंस फिर हटा देने थे, और सिक्विसेस इंक्लूड नहीं करनी थी। तो बन जाएगा करंट असेट्स और अपॉन में करंट लायबिलिटी। फिर हमने बोला क्विक असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो क्या किया? करंट असेट्स में से पूरी इन्वेंट्री हटा दी, पूरे प्रीपेड हटा दिए, इंक्लूडिंग प्रीपेड टैक्स टैक्स हटा दिया, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। प्रोपर क्विक रेशो आ गया आपके पास। पहली रेशो डेट अपॉन में इक्विटी, डेट इक्विटी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स, प्रोप्राइटरी टोटल एसेट्स टू डेट रेशो आ गया। ठीक है। और उसके बाद हमने बोला इंटरेस्ट कवरेज रेशो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और 5वीं रेशो हमारे पास जो है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। दैट इज देयर इन द नोट्स एज वेल। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग लेके चलेंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं लेके चलेंगे। और उसके बाद नीचे आया डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट आपको मालूम है, वो देखो वहां लिखा हुआ। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको मालूम है, शेयर होल्डर प्लस डेट मिला के कर लेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो भी आएगा। या नॉन करंट एसेट्स में प्लस वर्किंग कैपिटल कर देंगे तो भी आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। इसकी खूब सारी वेरिएशन हम लोग पिछली क्लासेस में
यानी कि जब हमने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी करी थी तब मैंने आपको बताया था। अब एक एक रेशो के अंदर के कंपोनेंट को देख लेते हैं, अपने नोट्स पे नजर डालिए जरा। कौन सी रेशो किस काम आती है, कैसे चलती है, उसको और देख लेते हैं यहाँ पर। आइए देखें जरा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स का मतलब ऑब्वियसली बिफोर डिविडेंड भी होता है। अभी मैं बताऊंगा, ये सारी चीजें लिखी हुई है मेरी, ताकि आप नोट्स को पढ़ें तो कहीं कंफ्यूजन ना हो। आइए देखें जरा। वी आर ऑन पेज नंबर 4, एवरीबडी इज एबल टू सी दिस ऑनलाइन में? कैन यू सी दिस पेज नंबर 4? देखिए, दिख रहा है आपको? Yes, sir. ये लिखा है, दिस रेशियो एक्सप्रेसेस रिलेशनशिप बिटवीन टोटल लायबिलिटीज में भी कौन से वाले? लॉन्ग टर्म बोरोइंग फंड्स। टोटल लायबिलिटीज तो बोली है, लेकिन ब्रैकेट में क्या बोल दिया है? लॉन्ग टर्म बोला है, शॉर्ट टर्म नहीं बोला। टोटल लायबिलिटी का मतलब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों होता है। और ओनर्स इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड है। लो डेट इक्विटी रेशियो रिफ्लेक्ट्स मोर सिक्योरिटी। बताया आपको मैंने। डेट कम है, इक्विटी ज्यादा अगर आपके पास है तो यू आर स्टेबल, सेफ है। लेकिन अगर डेट ज्यादा और इक्विटी कम, तो मतलब आपका बिजनेस लाइकली टू गो इनटू द हैंड्स ऑफ लेंडर्स। तो आपके बिजनेस पे कब्जा कर लेंगे कभी भी। कंसिडर रिस्की एंड इट मे पुट द बिजनेस इनटू डिफिकल्टी इन मीटिंग इट्स ऑब्लिगेशंस टू आउटसाइडर्स। फर्म के पर्सपेक्टिव से ओनर, ग्रेटर यूज ऑफ डेट। अच्छा, किसी ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ लिया है क्या? नहीं, अच्छा, ट्वेल्थ क्लास में फाइनेंशियल, उसमें कंसेप्ट आता था फाइनेंशियल लेवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का। मालूम है किसी को क्या होता था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाले में? उसमें ये बताया जाता कि यूज ऑफ फिक्स कॉस्ट सोर्स इन द कैपिटल स्ट्रक्चर विल विल इंक्रीज अर्निंग पर शेयर, ईपीएस बढ़ा देता है। तो अगर हम अगर हम बिजनेस के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में, कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट के कंपोनेंट को यूज करते हैं, तो हमारी ईपीएस अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है। बिजनेस स्टडीज में एक ही जगह पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, यही वाले पे, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाले पे, है ना? इस वाले पे ऐसा करके होता है। तो ये बता रहा है यहाँ पर कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ठीक रहता है ये। इफ डेट कंपोनेंट ऑफ द टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स एम्प्लॉइज स्मॉल, आउटसाइडर्स वे फील मोर सिक्योर। भाई मरने दो, नहीं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हम अपने बिजनेस में, हमारे बिजनेस में लोन कम है, डेट कम है, तो बिजनेस के लिए क्या है? अच्छी सिचुएशन है। यू आर मोर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, टेक डिसीजन। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल स्ट्रक्चर विद द लेस डेट, मोर इक्विटी इज कंसिडर फेवरेबल as it reduces and as it reduces the chances of bankruptcy. नॉर्मली इंडिया में क्या सेफ मानी जाती है? पता चल गया? तो इस तुम पूछे थे ना भी कि क्या आइडियल है, दो एक के रेशो को आइडियल माना जाता है। भाई मैंने बोला ना तुम्हें कि पर्सपेक्टिव है अलग, वहां मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव, यहाँ अकाउंटिंग और एनालिसिस का पर्सपेक्टिव है। ठीक है? तुमने देखा होगा जब हम बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं, बिजनेस स्टडीज में पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस और फर्म दोनों अलग अलग नहीं मानी जाती हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी मानी जाती है। अकाउंटिंग में तो पार्टनरशिप और ओनर दोनों अलग माने जाते हैं। मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव है जो तुम बोल रहे हो मुझसे, ये मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव थोड़ा ही है। रेशो आपके सामने आ गई है। हाँ, भाई मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो मैनेजमेंट की तरह से चलेंगे, अकाउंटिंग में अकाउंटिंग की तरह चलेंगे। देखो भाई, ऐसा कुछ नहीं है। जहां तक फाइनेंशियल डेटा इंटरप्रिटेशन होती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू चलती है, तो मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जाता उसको। लॉन्ग टर्म डेट के अंदर क्या क्या चीज इंक्लूड होते हैं देख लीजिए जरा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, कौन कौन सी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स? लॉन्ग टर्म लोन, वेदर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, डिबेंचर, बॉन्ड्स, टर्म लोन्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक से, और पब्लिक डिपॉजिट्स, मॉर्गेज लोन, अदर लोन्स एंड एडवांसेस। एक ये क्या हो गया, अदर लोन्स एंड एडवांसेस? बिल्कुल ठीक है, मॉर्गेज लोन है, प्रॉपर्टी देके आपने लोन ले लिया, डेट है आपके पास। मैंने बोला ना कि हमने बोला कि टोटल लायबिलिटी के अंदर सिर्फ लॉन्ग टर्म फंड को लेके चल रहे हैं। हाँ, इसीलिए स्पेसिफिक कर रखा है, टोटल नहीं बोला। टोटल लायबिलिटी लिख के ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर दिया लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, अदरवाइज टोटल है। हाँ हाँ, टोटल लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है इसका मतलब। इसका भाई ये इंटरनल इक्विटीज हैं और ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं, वो लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं इसके अंदर, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म तो भूल ही जाइए यहाँ पर। ऐसा ये और करके फॉर्मूला नहीं चलता, ये फॉर्मूला चलता है जब आप सीनियर क्लासेस में बीकॉम ऑनर्स करते हैं, तब ऐसे फॉर्मूले लगते हैं। ठीक है? ये नोट्स जब आप बीकॉम ऑनर्स करेंगे, सीए करेंगे, तब भी यूज होंगे तुम्हें, क्योंकि मैंने वो सारे एलिमेंट डाले हैं जब मैं नोट्स को बना रहा था।
मैंने बीकॉम ऑनर्स की टेक्स्ट बुक को ध्यान में रख के करा था काम। ठीक है, सीयूटी की किताबें, एनसीईआरटी को सबको ध्यान में रखा है काम। रेशो और कैश फ्लो ये आपको हर स्टेज पे दिखेगा। आप बीबीए कर लें, आप एमबीए कर लें, आप बीकॉम ऑनर्स कर लें, कुछ भी कर लें, आपको रेशो कैश फ्लो दिखेंगे आपको। ठीक है, सीए कर लें, सीएस कर लें, सीएमए कर लें, सीएफए कर लें, हर जगह दिखना है आपको। और जो बेस मैं दे रहा हूँ वो बेस पे आपको बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। अच्छा, एक और चीज है भाई। हाँ सुनो, ये अदर्स लोन्स एंड एडवांसेस, आ, ये जो अदर लोन्स एंड एडवांसेस है ना, जैसे लोन्स एंड एडवांसेस हमारी एसेट्स वाले होते हैं, लेकिन ये क्या है, अदर्स लोन्स एंड एडवांसेस। हाँ, वो है जो हम ले रहे हैं, ये वो नहीं है जो हम दे रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसका। लॉन्ग टर्म प्रोविजन इसके अंदर इंक्लूड होंगे, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर इंक्लूड होंगी, प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये सब फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से क्लियर करके आए थे। मैंने कहा था ना, फर्स्ट चैप्टर ढंग से पढ़ेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए क्या लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा। अब बोलो क्या बोल रहे नहीं नहीं, बेटा सुनो। टर्म लोन बैंक या फाइनेंशियल ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। हाँ, तो कोलेट देखो पता क्या होता है, मॉर्गेज लोन जो है और टर्म लोन जो है, टर्म लोन में क्या बोलती है, देखिए मैं बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि जैसे तुमने वो फिल्म देखी है ना, ये जो ओटीटी पे सीरीज आई थी, हर्षद मेहता वाली। हर्षद मेहता को जो लोन देते थे वो मॉर्गेज थोड़ी होते थे। कहाँ मॉर्गेज होता था? इसने देखा है हर्षद मेहता वाली सीरीज? हर्षद मेहता क्या करता था, वो मैनेजर्स को, जनरल मैनेजर्स को, सबको प्रेशराइज करके अपनी फर्म के नाम पे क्या करता था, लोन इशू कराता था बड़े बड़े। हाँ, लेकिन कोई मॉर्गेज नहीं रखवाता था, कोई प्रॉपर्टी, कोई बिल्डिंग, कुछ भी मॉर्गेज नहीं रखवाता था। हाँ, उनको टर्म लोन्स बोला जाता है। अब उसके बाद से उसके बाद से एक एक कमेटी बनी थी, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। बैंकिंग रिफॉर्म्स पे कमेटी बनी थी आरबीआई के पुराने गवर्नर की हेडिंग्स में। 1991 के स्कैम के बाद उसने मैंडेटरी किया कि जितने भी टर्म लोन्स दिए जाएंगे उनके बदले में क्या किया जाएगा, प्रॉपर्टी मोर्टगेज करी जाएगी। लेकिन उनकी भी धज्जियां किसने उड़ाई? नीरव मोदी ने और विजय माल्या ने उड़ाई। हाँ, कोलेटरल लिखी नहीं कुछ, वरना विजय माल्या का इतना बड़ा किंगफिशर का एम्पायर चल रहा है, सब हड़प हो जाता। नहीं रखी, कहीं ना कहीं तो लूप होल निकल आते हैं। अब माल्या किसी बैंक का जीएम है, जनरल मैनेजर, उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ऑर्डर आया कि भाई विजय माल्या को आप 2,000 करोड़ का लोन दे दो। उसने कहा सर जी, कोलेटर वोलेटर एज ए टर्म लोन दीजिए। वो तो बैंकिंग कमेटी के अगेंस्ट है। अरे बैंकिंग कमेटी हम बनाते, तुम्हारे अगेंस्ट जाओगे? किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि जीएम की, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के ऑर्डर को आप क्या कर सके, रिफ्यूज कर सके। दे देते हैं, उनको क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो नौकरी बजा रहे हैं। कह रहे सर आप राइटिंग में ऑर्डर दे दीजिए। कह रहे लो, राइटिंग में दे देते हैं हम। दे दिया राइटिंग में, क्या कर लेगा मिनिस्टर का? दूसरे लोन इशू कर दिया। तो और नीचे चलिए, इक्विटी कैसे निकालते हैं, शेयर होल्डर फंड कैसे निकालते हैं, ये मैं पहले ही समझा चुका हूँ, आपको याद है ना? सबसे पहले मैंने ये चीज समझाई थी आपको। दिस इज फाइन। शेयर होल्डर फंड कैसे निकाला जाता है, कैप डायरेक्ट तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से, कैपिटल एम्प्लॉयड के तरीके से हम पहले सीख चुके हैं, पिछली क्लास में सीखा था हम लोगों ने। नॉन ट्रेड एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में मैं बता चुका हूँ। बीआई प्रोपराइटरी रेशो, फिर इस रेशो का, अच्छा इनके इनके जो सिनोनिम्स है प्लीज इन्हें भी ध्यान रख लेंगे। ये सीयूटी में बड़े पॉपुलर हैं, क्योंकि बच्चों ने क्या कर रखा, टीएस ग्रेवाल पढ़ी है सिर्फ। टीएस ग्रेवाल में इतने सिनोनिम्स के साथ नहीं बताया गया, ये सब एनसीईआरटी में दिखेगा आपको। इसे इक्विटी एसेट्स रेशो भी बोलते हैं, रेशो ऑफ नेटवर्थ टू टोटल एसेट्स भी बोलते हैं, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी रेशो भी बोलते हैं इसे। इसको प्रोप्राइटरी रेशो, अरे प्रोप्राइटरी तो स्टॉक होल्डर है, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी रेशो भी बोलते हैं। ये इंटरनल इक्विटीज हैं, ये एक्सटर्नल इक्विटीज हैं, ऐसा करके चलते हैं। ये एक्सटेंट टू विच शेयर होल्डर ओन्स द बिजनेस, किस एक्सटेंट तक बिजनेस के मालिक हैं ये पता चलता है। ये जनरल फाइनेंशियल फाइनेंसिंग पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज बताते हैं। बेटा समझना, आप ट्वेल्थ में बिजनेस स्टडीज पढ़ के आए हो, फाइनेंशियल और फाइनेंसिंग में फर्क होता है। कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? फाइनेंसिंग और फाइनेंशियल में फर्क होता है। फाइनेंसिंग मतलब सोर्सेज की बात कर रहे हैं, लोन कहाँ से लिया जाए उसकी बात करते हैं। फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है आपसे, जनरल फाइनेंसिंग पोजीशन की बात करता है कि पैसा कहाँ से आपके बिजनेस में लगा, इक्विटी की फॉर्म में, ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, दिस रेशियो इज इंपॉर्टेंट टू द इन्वेस्टर्स एंड टू द सम एक्सटेंट क्रेडिटर बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द हाई परसेंटेज ऑफ स्टेक होल्डर फंड्स बताता है। स्टेक होल्डर का फंड ज्यादा तो बिजनेस क्या है, सेफ है आपका। लेकिन अगर आउटसाइडर का है तो क्या बिजनेस थोड़ा खतरे में है। दिस रेशियो नॉर्मली मोर देन 50% इंडिकेट करती है कि बिजनेस साउंड है आपका। दिस रेशियो कंसिडर अलॉन्ग विद द करंट रेशियो एज अ टेस्ट ऑफ क्रेडिट स्ट्रेंथ ऑफ अ बिजनेस। ठीक है जी, करंट रेशियो के साथ इसे माना जाता है। इफ द रेशियो बिलो 50% इट इज एन अलार्मिंग
इट मीन्स क्रेडिटर में लूज हैविली इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द फर्म। ये सारी की सारी चीजें आपको थियोरेटिकली पढ़नी पड़ती है। बोरिंग लग रहा है, नींद आ रही है, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कहीं ना कहीं काम आएगा सीयूटी में। बोर्ड एग्जाम के लिए मैं कह नहीं सकता। ठीक है। मैंने बोला आपको कि थर्ड बुक की रिवीजन में कराऊंगा, थर्ड बुक कराऊंगा मैं आपको प्रॉपर सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए थोड़ा ज्यादा आपके आपके स्कूल से थोड़ा ज्यादा पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ये ध्यान रखना। पढ़ा होगा ना स्कूल में रेशियो एनालिसिस? ठीक है, इन डेप्थ देखी होगी क्या पढ़ा रहे हैं। अब आ रही आई आपके पास क्या फॉर्मूला आपके सामने, शेयर होल्डर फंड या टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स, या प्रोप्राइटर फंड अपॉन में टोटल इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। ठीक है जी। दिस रेशियो इज अ वेरिएशन, मतलब उससे थोड़ा सा हटकर है, डेट इक्विटी रेशियो से अलग हटकर। ठीक है। क्या कहते, अच्छा, ये टोटल एसेट्स और टोटल डेट, यहाँ देखिए ये रेशियो प्योर रेशियो की फॉर्म में, ये आइडियल रेशियो नहीं है। 3:1, 2:1, 5:3 ऐसी रेशियो में दिखती है ये। इसकी कोई आइडियल रेशियो वाली बात यहाँ पर नहीं बोली गई है। हाई रेशियो इंप्लाई करती है कि आपके डेट कम है, बिजनेस लेस रिस्की है। ठीक है जी। लो रेशियो रिप्रेजेंट्स रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन। लो रेशियो कैसे होगी? जब न्यूमरेटर ज्यादा होगा, यानी कि डेट ज्यादा होंगे आपके, तो क्या हो जाएगा? न्यू, अच्छा देखो मेरी बात समझना, रेशियो लो कब होगी? जब आपके टोटल एसेट्स कम है, डेट ज्यादा। उससे क्या होने वाला है? आपके बिजनेस के इंसॉल्वेंसी के खतरे बढ़ जाएंगे ना। आपकी टोटल एसेट्स उतनी नहीं है जितने आपके डेट हैं, तो आप तो लॉन्ग टर्म में क्या होने वाले हो? इंसॉल्वेंट होने के चांसेस हैं आपके। तो ये एक रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाती है। While calculating total assets to debt ratio, loose tools, stores and spares will be included in the current assets. याद है? Non-trade assets, fictitious assets will not be included in the current assets. अरे भाई समझो, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग। जब हम टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो लेके चल रहे हैं, तो तब हम क्या कर रहे हैं? टोटल एसेट्स की जब कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, तो उसके अंदर इन्वेंट्री पूरी इंक्लूड कर रहे हैं। इन्वेंट्री के लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर सब इंक्लूड कर रहे हैं। कहाँ नहीं इंक्लूड करते थे? करंट रेशियो में नहीं इंक्लूड करते थे, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी देख रहे थे। यहाँ तो हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी देख रहे हैं। क्लास पेशेंस हथौड़ी लूज टूल से स्टॉक से क्या फर्क पड़ेगा हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में, बताओ? प्रोविजन, हाँ उसको भी नहीं फर्क पड़ेगा, डेटर की फुल वैल्यू लेके चलेंगे। लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स को तो कभी इंक्लूड करते ही नहीं, क्योंकि वो एसेट्स होती ही नहीं है, वो तो अनरिटर्न ऑफ लॉसेज होते हैं। फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे आए। यहाँ हम जानना चाहते हैं कि वेदर वी विल बी इन अ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अवर प्रॉफिट टू मीट अवर क्या फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। मुझे एक बात बताइए, बैंक आपके घर नोटिस कब भेजेगा? जब आप उसका इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे, या जब उसकी ईएमआई या प्रिंसिपल पे नहीं करेंगे। उसके लिए तो सफिशिएंट प्रॉफिट होना जरूरी है ना। ये रेशो वही इंडिकेट करती है। दिस रेशो एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पेबल ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। दिस इंटरेस्ट इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट टेकन इन टू कैलकुलेट रेशो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है। बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स का भी मतलब वही होता है। जरा यहाँ देखिए फॉर्मूला, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अपॉन में क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। डब्बे में देखो क्या लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट का क्या मतलब है? देखो क्या लिखा हुआ है, इट मीन्स ओनली इंटरेस्ट हैज बीन डिडक्टेड इन नेट प्रॉफिट, टैक्स एज वेल एज डिविडेंड इज येट टू बी डिडक्टेड। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब क्या है? इंटरेस्ट भी माइनस हो चुका है, टैक्स भी माइनस हो चुका है। और नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड का मतलब क्या है? इंटरेस्ट भी माइनस हुआ, टैक्स भी माइनस हुआ, और डिविडेंड भी माइनस हुआ। देखो, अगर मैं नोट तीसरे पॉइंट पे हूँ, तो पहले मैं डिविडेंड ऐड करूंगा बैक, फिर मैं इंटरेस्ट टैक्स ऐड बैक करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा? इंटरेस्ट ऐड बैक करूंगा। अगर मैं दूसरे पॉइंट पे हूँ, टैक्स को ऐड बैक करूंगा, फिर इंटरेस्ट को ऐड बैक करूंगा, और पहले पॉइंट में तो सिर्फ क्या करूंगा? इंटरेस्ट, क्योंकि हमें बनाना नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग। फॉर्मूले के अंदर जो आफ्टर लिखा, बिफोर लिखा, उसका क्या मतलब है? ऑनलाइन में इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? बोलिए। एक ने यस। पूछा था ना मुझसे कि आपने फॉर्मूले में तो लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन वहां लिख रहे हो आप बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। भाई अगर बिफोर इंटरेस्ट और बिफोर, देखो मेरी बात समझना, स्ट्रक्चर क्या होता है? नेट प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट माइनस करते हैं, जो बचता है उसमें से टैक्स माइनस करते हैं, जो बचता है उसे एज ए डिविडेंड बांट देते हैं। ठीक है जी। तो क्या हुआ? अगर आफ्टर टैक्स है, अगर आफ्टर इंटरेस्ट है तो टैक्स अभी नहीं दिया, है ना? अगर आफ्टर टैक्स है तो मतलब डिविडेंड अभी नहीं दिया, और आफ्टर डिविडेंड है तो डिविडेंड दे दिया। और अगर मुझे बिफोर इंटरेस्ट जाना है और आफ्टर डिविडेंड है, तो मैं डिविडेंड भी ऐड बैक करूंगा, और टैक्स भी ऐड बैक करूंगा, फिर इंटरेस्ट भी ऐड बैक करूंगा। ऐसे वाले क्वेश्चन कंपार्टमेंट में आते हैं। ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, और एक नहीं तीन तरीके से कराऊंगा आपको।
बुक में एक ही तरीके से करा रखा है, मैं आपको तीन तरह से करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, ज्यादा उतनी अच्छी है, क्योंकि प्रॉफिट इज सफिशिएंट टू मीट द लॉन्ग टर्म बोरोइंग कॉस्ट, ऐसा करके है। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, वैसे देखा जाए तो बिजनेस स्टडीज में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मार्केट है, वो इसको और अच्छे से सप्लीमेंट करता है, अगर कोई उस चैप्टर को ढंग से पढ़े तो। लेकिन ना आप वहां पढ़ते हो ना यहाँ पढ़ते हो, यही परेशानी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट इतने कंफ्यूजिंग लगते हैं बच्चों को। सबसे ज्यादा परेशानी तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में लगती है, इतना आसान है यार। हाँ, और पता है, हाँ बिल्कुल। मैं थोड़ा सा एक चीज, चले देखें। आइए देखें, अब आया डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। हम किसका किसका कंपैरिजन कर रहे हैं? डेट का कंपैरिजन कर रहे हैं, कैपिटल मतलब आपके बिजनेस में जितना पैसा लगा है उसके कंपैरिजन में डेट कितना है। भाई अगर ये रेशो बढ़ गई तो मतलब लॉन्ग रन में आपका तो कुंडा होना तय है, क्योंकि आपके कैपिटल एम्प्लॉयड में ज्यादा पैसा तो डेट लगा हुआ है, और डेट लगा हुआ है तो बाहर वालों का कंट्रोल आपके ऊपर हो सकता है। क्यों, क्या गड़बड़ है? अच्छा सुन, कैपिटल एम्प्लॉयड तो ये और ये मिला के होती है ना, इन दोनों में से अगर ये इक्विटी ज्यादा हो डेट कम हो तो ज्यादा बढ़िया माना जाता है। लेकिन अगर आपके डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट इज मोर और कैपिटल एम्प्लॉयड कम है, तो आप तो नुकसान वाली पोजीशन में है ना, आपके इंसॉल्वेंसी के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। दिस रेशियो एस्टेब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट, ये तो फालतू की बात है, कंप्यूटेड टू असेस द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। This ratio indicates the proportion of funds provided by long-term lenders in comparison to the comparison of capital employed of the business. Higher ratio shows a risky business affair. ठीक है जी। और लेंडर हायर रिस्क में है, द लोअर रेशियो इज बेटर फॉर द लॉन्ग टर्म लेंडर्स बिकॉज दे हैव अ हायर सेफ्टी कवर। भाई अगर डूबेगा तो सबसे पहले कौन डूबेगा? शेयर होल्डर थोड़ी डूबता है, सबसे पहले कौन डूबता है? लेंडर डूबता है। तो क्या है, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं हम समझा चुके हैं पिछली क्लासेस में, ठीक है। सारी की सारी सॉल्वेंसी यानी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज के आपने फॉर्मूले ढंग से देख लिए। आइए इनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं, और फिर हम आगे चलेंगे तो टर्नओवर रेशियोज को लेके चलेंगे। हाँ जी, हाँ जी बेटा। शायद नहीं, मतलब अगर होगा तो मैं देखूंगा, अभी कह नहीं सकता, क्योंकि उसको हमने डिटेल से किया था, और उसको बनाने में नेक्स्ट टाइम मेरे पास उतना समय भी है नहीं। हाँ हाँ वो दूंगा, वो तो मैं कराऊंगा डिस्कस इसको सारे। इंक्रीज डिक्रीज सिर्फ आधे घंटे का काम है, और उसके अलग से नोट्स हैं। इंक्रीज डिक्रीज वाले नोट्स अलग से हैं, दैट आई विल गिव यू इन क्लास ग्रुप, और हार्ड कॉपी भी दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। एक बुक दिखाना जरा मुझे। मैं इसके क्वेश्चंस ना आपको थोड़ा रिवर्स लेके चल रहा हूँ। नहीं रिवर्स क्या करना, कुछ कुछ लेके चलते हैं। लास्ट 39 तक हमने करा था ना, इधर आ जाइए। इलस्ट्रेशन 40 ओरल है, मैं इसको लेके नहीं चल रहा हूँ, क्या हुआ? छुआ। आ, जैसे इलस्ट्रेशन 40 में सीधा सीधा देखा आपके पास क्या, डेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिबेंचर और लॉन्ग टर्म प्रोविजन जोड़ देंगे, डेट बन गया। पेज नंबर 3.26, 3.26, इलस्ट्रेशन 40, 4040। और इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड में क्या करेंगे, शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व और सरप्लस, तीन चीजों को जोड़ लेंगे। ओरल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन 41 में डेट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए बोला, टोटल एसेट्स गिवन है, टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है, इसे करिए। 41 करिए, और उसके बाद आप चलेंगे 43 पे। 41 और 43 इसको करिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं।
41 देखिए आप, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 41 है, पेज नंबर है आपका 3.26। इसमें क्या लिखा है देखिए। लोन्स एंड एडवांसेस जो हैं हमारे लिए एसेट्स होती हैं। नहीं, सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेस हमेशा एसेट्स लेके चलना है। अगर लेने वाला होगा तो लिया रखेगा, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम ऐसा करके लिखा रहेगा फिर। तो डेट आपके पास, आपको डेट, पहले सबसे बड़ी बात कि डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले काम तो। जो होगा डेट अपॉन में इक्विटी, ये लिखना है आपने। ठीक है, फॉर्मूला लिख दीजिए। अब मुझे चाहिए क्या, हाँ, ध्यान से सुनना। मैं जानता हूं क्या कि टोटल एसेट्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? शेयर होल्डर्स फंड प्लस, प्लस किसके बराबर? टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज के बराबर होता है, नहीं होता बताइए। और ये टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है, क्या होती है बताइए? लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटीज, यही तो होती है ये, नहीं होती? लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी, यही तो होता है आपके पास। तो आपको क्या चाहिए क्वेश्चन के अंदर? हमें इससे, हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? हमारे पास टोटल एसेट्स गिवन है कितने की? 1,25,000 की। क्या हमारे पास शेयर होल्डर फंड गिवन है? नहीं मालूम हमारे पास, शेयर होल्डर्स फंड हमारे पास नहीं है। शेयर होल्डर्स फंड वी डोंट नो। ठीक है, ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, ध्यान से देख लेंगे भाई आप। टोटल एक्सटर्नल डेट कितने की हमारे पास है? 1,00,000 रुपए की है। तो क्या निकल आया? शेयर होल्डर्स फंड निकल आया कितने का? 125 माइनस 1,00,000, कितने का निकल आया? 25,000 का। एवरीबडी इज ओके विद दिस? उसके बाद दोबारा चले, उसके बाद हम जानते हैं क्या कि टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज किसके बराबर होती हैं? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज के बराबर। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को क्या बोलते हैं? हम डेट बोलते हैं। टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी कितने की हमारे पास है? 1,00,000 रुपए की। लॉन्ग टर्म यानी कि डेट हमें मालूम ही नहीं है, लेकिन करंट लायबिलिटी हमें मालूम है कितने की? 50,000 रुपए की। तो हमने निकाल लिया डेट बराबर कितना हो गया? 1,00,000 माइनस 50,000। माई आंसर इज 50,000। डन। अब मैं अपने फॉर्मूले में रख लेता हूँ क्या? डेट कितने का हमारे पास है बताइए? डेट कितने का है? 50,000 का। इक्विटी कितने की है? नहीं, क्या गड़बड़ हो रही है? हमें कौन सी रेशो निकालने के लिए बोला है? डेट है 50,000, इक्विटी, हाँ। इक्विटी कितने की है? 25,000 की। 2/1, 2:1 हो गया। ऐसे निकाल लिया। ये कौन सा था? क्या दिक्कत आ रही थी 41 में? हाँ, बिल्कुल सही फॉर्मूला, अकाउंटिंग क्वेश्चन ध्यान कर। टोटल एसेट्स कैपिटल और माइनस टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल, वही तो है। हाँ, नहीं, टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी में तो करंट नॉन करंट दोनों इंक्लूड होता है ना। तो जब मुझे शेयर होल्डर फंड निकालना है तो मुझे करंट और नॉन करंट का बाइफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है। करंट और नॉन करंट का बाइफिकेशन तो मैं करंट लायबिलिटी निकालते समय करूंगा ना, इसलिए ऐसा करा। अगला कौन सा बोला था मैंने आपसे करने के लिए? 40 हो गया, 43? नहीं, किसी को दिक्कत आ रही है बताइए? दिक्कत है, आई टेक इट अगेन। लो, मैं लेके चलता हूँ, 43 ले लीजिए। इलस्ट्रेशन 43। हमेशा नोन से अननोन की तरफ चलना है। आपको बोला क्या निकालना है? डेट इक्विटी रेशो निकालना है। डेट इक्विटी रेशो इसके बराबर है डेट अपॉन में इक्विटी के बराबर है। दोबारा से फॉर्मूला लिख दिया हम लोगों ने। अब मुझे ढूंढना है डेट। भाई देखिए ध्यान से, फिक्स एसेट्स ग्रॉस है, हमें लेनी है हमेशा नेट फिक्स एसेट्स। अच्छा, आप बोलेंगे फिक्स एसेट्स का क्या करूंगा? मुझे नहीं पता क्या करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लगाना। क्यों इंपॉर्टेंट लगाना? कि जब बच्चे इस क्वेश्चन को करते हैं ना, और लॉन्ग टर्म बोरिंग उठा लेते हैं और लॉन्ग टर्म प्रोविजन उठा लेते हैं बस। विल इट बी सफिशिएंट? हाँ, यही सफिशिएंट होगा। लेकिन कई बार ऐसा भी आता है, अगर आपके पास सिर्फ डेट दे रखा है, सिर्फ डेट, मतलब सिर्फ डिवेंचर दे रखा है, और आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखी है, तब आप कैपिटल एम्प्लॉयड से डेट निकालेंगे बजाय कि डिवेंचर को उठा के चलें। ध्यान रखना इस चीज का। अगर आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड है तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर आप शेयर होल्डर फंड हटा देंगे तो क्या बच जाएगा? लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा।
वो लॉन्ग टर्म डेट में लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डिबेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट सब इंक्लूड होगा। बड़ी फिगर है। उसी क्वेश्चन में अगर आपके पास 10% डिबेंचर भी है तो 10% डिबेंचर को टच नहीं करना आपने। आपने कैपिटल एम्प्लॉयड से क्या निकालना है? डेट निकालना है। अभी आएगा क्वेश्चन, में बताऊंगा आपको। अभी क्वेश्चन करते समय बताऊंगा, अभी दिखेगा आप। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है और आपको डेट यानी लॉन्ग टर्म डेट निकालना है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड वाले फॉर्मूले को यूज करके निकालें, बजाय कि डिबेंचर उठा के डाल दें। नहीं नहीं, अगर आपके क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है और 9% डिबेंचर भी गिवन है और आपको डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है, तो बच्चा सोचता है यार 9% डिबेंचर है, ये डेट होगा। नहीं, डेट जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड वाले फॉर्मूले को बाइफरकेट करके निकालना है वहां से। 9% डिबेंचर को डेट लेके नहीं चलना, उसमें और चीजों को भी मिला के डेट हो सकता है। तो देखिए, क्वेश्चन करके दिखाऊंगा ना, रुक तो जा, अभी अभी दिखा रहा हूँ आपको। इस इलस्ट्रेशन 43 में क्या दिख रहा है? हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए भाई? हमें डेट चाहिए, हमें इक्विटी चाहिए। इक्विटी निकालने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं दिख रही है मुझे, तो मैं टोटल एसेट्स वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, जैसे भी किया था। टोटल एसेट्स के फॉर्मूला लगाऊंगा ना, क्योंकि शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए ना मेरे पास इक्विटी शेयर है, ना मेरे पास प्रेफरेंस शेयर है, ना मेरे पास रिजर्व है, ना मेरे पास सरप्लस है, तो क्या बचता है मेरे पास? टोटल एसेट्स में से अगर मैं टोटल डेट एक्सटर्नल माइनस कर दूं तो क्या बचेगा मेरे पास? शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। तो मैं वैसा करता हूँ। तो पहले मैं टोटल एसेट्स निकालता हूँ। इधर देखिए बेटा, सुनो। तो आइए देखें, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स अगर मैं लिख रहा हूँ, क्या क्या लिखूंगा उसके अंदर में? नेट फिक्स एसेट्स लिखूंगा। बताइए, नेट फिक्स एसेट्स हाँ या ना? नेट फिक्स एसेट्स कैसे निकलती है? फिक्स एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये लिखूंगा, प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस करंट एसेट्स। ये चीजें जोड़ूंगा मैं यहाँ पर, इनको जोड़ के हमारा। अब मुझे बताइए कि इस तरफ चलते हैं। नेट फिक्स एसेट्स में क्या क्या चीजें हमारे पास हैं, बताइए। वी हैव 6 लाख, माइनस क्या कर दिया मैंने? 1 लाख, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने का मेरे पास? 30,000, प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कितने का? 20,000, प्लस करंट एसेट्स कितने की हमारे पास? 22,50,000। बताइए टोटल कितना आया? 5 और 750 कितना हो गया? 8 लाख। 8 लाख इज वैल्यू हियर। टोटल एसेट्स निकल आई। कैसे? 5 लाख प्रोविजन माइनस कर दिया ना डेप्रिसिएशन में से, मशीनरी में से। नहीं बेटा समझ, हम टोटल एसेट्स में नेट फिक्स एसेट्स लेके चल रहे हैं हमेशा। ठीक है? तो और सुनो, जब प्रोविजन फॉर, ये बचपन में सिखाया था आपको यूज होने वाली चीज, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड लेके चल रहे हैं और एसेट्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करके करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करके करते हैं। बुक वैल्यू, एसेट्स की तो बुक वैल्यू लेके चलूंगा ना मैं। बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? ग्रॉस माइनस प्रोविजन, तब लिया ऐसे। तुम अगर वैसा लेके चलते तो आंसर फिर भी ठीक आता। हाँ। अच्छा जी, अब हम देखें जरा। अब हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर डेट। डेट का मतलब क्या हुआ हमारे पास? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस, प्लस लेके चल रहे हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है? ये दोनों जोड़ेंगे, ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? सिर्फ डेट आ जाएगा। व्हाट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स विद यू? 3 लाख, और प्लस व्हाट इज लॉन्ग टर्म प्रोविजन? 1 लाख। तो टोटल वैल्यू कितने की आ गई? 4 लाख निकल कर आ गई। अब आपके पास क्या आ गया? डेट आ चुका है। अब मैं जानता हूं, सुनो बेटा ध्यान से सुनना, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? शेयर होल्डर्स फंड प्लस, प्लस क्या? टोटल डेट। कौन से वाले? एक्सटर्नल वाले। यही तो होता है। टोटल एसेट्स कितनी है मेरे पास क्वेश्चन में? टोटल एसेट्स कितने की है? टोटल एसेट्स हमारे पास कितने की है? 8 लाख की। और शेयर होल्डर फंड कितने का हमें नहीं पता। टोटल डेट कितने की है हमारे पास, जिसमें से हमारे पास क्या है? लॉन्ग टर्म डेट कितने के हैं? 4 लाख, प्लस मैं बोलूँ यहाँ पर क्या? लॉन्ग टर्म डेट प्लस
करंट लायबिलिटी, ऐसे कर सकते हैं ना, ये वाला पार्ट। तो लॉन्ग टर्म डेट तो हमारे पास 4 लाख है, करंट लायबिलिटी कितने की क्वेश्चन में? 2 लाख। अब आप देख लीजिए, शेयर होल्डर फंड किसके बराबर हो जाएगा? 8 लाख माइनस कितना, 6 लाख, वट आई गेट, 2 लाख। चलिए फॉर्मूले में चलते हैं। डेट कितने का था हमारे पास? 4 लाख। इक्विटी कितने की थी हमारे पास? 2 लाख। क्या बन गया? 2/1, 2:1 इज योर आंसर। ऐसे नोन से अननोन की तरफ चलेंगे, दैट विल बी बेटर फॉर यू। इलस्ट्रेशन नंबर 43 थी, ठीक है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन कहाँ चला गया। इसे इसे कर लीजिए पहले। इस कंसेप्ट की मैं बात कर रहा था ना। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 57 पेज नंबर 3.33 देखिए। इलस्ट्रेशन 57 दिख रहा है आपको? पेज नंबर 3.33 दिख रहा है। उसके अंदर देखो तो बेटा उस क्वेश्चन को। आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इक्विटी 8% डिवेंचर। अब एक आम आदमी क्या करेगा, 8% डिवेंचर को क्या मान लेगा, डेट मान लेगा, और क्वेश्चन गलत कर देगा। क्योंकि यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड वाले फॉर्मूले को लगा के आप डेट निकालेंगे। यहाँ 8% डिवेंचर जो है वो इंक्लूड है उसके अंदर। इस पे इंपॉर्टेंट लगाना, इलस्ट्रेशन 57 पे इस पे इंपॉर्टेंट लगाना। क्या निकालना है इसमें? हाँ कर लो, 57 कर लो, कोई बात नहीं, करना तो इसी भी हमने। इलस्ट्रेशन 57 करिए, फिर हम बाद वाले रेशो दोबारा से चलेंगे। इलस्ट्रेशन 57 करिए और इंपॉर्टेंट लगाइए उस पर। ये रिवाइज करना जरूर एग्जाम तो करते हैं पहले पूरा। सुनो, कुछ बच्चों को परेशानी हो रही थी, आई टेक दिस। 57 हो गया था? हो रहा है या नहीं हुआ? 57 किससे नहीं हो रहा था, दिक्कत आ रही थी करते? अरे किसी से? तनिष्क, करूं? चलिए कर रहे हैं, ठीक है। वो ये होता है ना ऑनेस्ट ओपिनियन, ठीक है। वो सोल्यूशन गिवन होता है, उससे तो काम चल ही जाता है। चलिए देखते हैं इसको। 57, नोन से अननोन की तरफ चलना है। आपको क्या रेशियो निकालने के लिए बोला इलस्ट्रेशन 57 में? पेज नंबर है आपके पास 3.33। इट सेज, आपको बोला है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। फॉर्मूला, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। डेट कौन सा? लॉन्ग टर्म डेट। आइए देख। अब मैं अगर पूरी इंफॉर्मेशन को देखूं, मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, मैं इक्विटी, रिजर्व्स, सरप्लस वो जोड़ जाड़ के क्या निकाल सकता हूँ, शेयर होल्डर फंड निकाल सकता हूँ। पहला काम मैं क्या करता हूँ, शेयर होल्डर फंड निकालता हूँ। ये आराम से निकल सकता है शेयर होल्डर्स फंड। क्या क्या निकलेगा इसको करते समय? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल रिजर्व प्लस, प्लस नहीं, ना ना ना, माइनस रिजर्व एंड सरप्लस, ये डेबिट है, बस इतना। तो व्हाट इज कैश इक्विटी शेयर कैपिटल? 10,50,000। कैपिटल रिजर्व कितने का है मेरे पास? 2,40,000 का। रिजर्व सरप्लस माइनस कर दिया कितने का? 30,000 का। व्हाट वैल्यू आई गेट? 1290 और 1260, है ना? ठीक है जी, ये निकला। 1260 निकला नहीं निकला? 1260 ही तो निकल रहा है। 1260 निकल गया, ठीक। शेयर होल्डर फंड मेरे पास है, और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला मैं जानता हूँ क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट होता है। छोटे बच्चों आवाज नहीं, साइलेंस। व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड विद यू? 22,20,000। व्हाट इज शेयर होल्डर फंड विद यू? 12,60,000। व्हाट इज लॉन्ग टर्म डेट? लॉन्ग टर्म डेट निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा? 20,20,000 माइनस 12,60,000, क्या निकली वैल्यू बताइए? 9,60,000। मेरा एक कंपोनेंट निकल गया लॉन्ग टर्म डेट।
ये डेट निकल गया। अब मुझे टोटल एसेट्स चाहिए। टोटल एसेट्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, बिल्कुल गिवन है। हाउ कैन आई कैलकुलेट टोटल एसेट्स? अच्छा सुनो, एक और चीज समझना, टोटल एसेट्स हम ऐसे भी निकाल सकते थे। अगर शेयर होल्डर फंड लॉन्ग टर्म डेट के साथ करंट लायबिलिटी भी होती मेरे पास, करंट लायबिलिटी भी होती, तो भी मेरी टोटल एसेट्स निकल सकती। पर करंट लायबिलिटी दिख रही है क्वेश्चन में कहीं? हाँ दिख रही है करंट लायबिलिटी। यस इट इज विजिबल। तो क्या कर सकते हैं हम? टोटल एसेट्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं टोटल एसेट्स? दो तरीके से निकाल सकते हैं हम टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड प्लस डेट प्लस करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका भी है। तो भाई टोटल एसेट्स निकालने के लिए क्या करूंगा बताओ मैं? क्या क्या कंपोनेंट जोड़ सकता हूँ बताइए मैं? मैं पहला मेथड से निकाल रहा हूँ मैं। शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी, ऐसे करके निकाल लूं। देखो जरा कितना निकलता है। व्हाट इज शेयर होल्डर फंड विद मी? 960। शेयर होल्डर फंड कितना है? 1260। ठीक है जी। व्हाट इज माय लॉन्ग टर्म डेट? 960। व्हाट इज माय करंट लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी कितने की है? 180। बताइए टोटल कितना आता है? करो टोटल करो जरा कितना आता है। हाँ 24 लाख, ठीक है। आई राइट 24 लाख। एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका, डायरेक्ट एसेट्स का टोटल कर लीजिए। कैसे? टोटल एसेट्स बराबर क्या हो गया मेरे पास? नेट फिक्स एसेट्स, क्या लिखूंगा मैं? नेट फिक्स एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स, और कुछ है? प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये एसेट्स के डायरेक्ट कंपोनेंट जोड़ लिए। तो मेरे पास फिक्स एसेट्स थी 15 लाख, माइनस प्रोविजन कितने का? 2 लाख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने का? 7 लाख का, ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के? 250 के, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने का? 150 का। बताइए कितना आ रहा है? इज इट मैचिंग? कितना हो गया ये? 13 लाख प्लस 7 9 11, तो भी आपका 24 लाख निकल आया। बुक ने एक तरीके से दे रखा था, हमने दोनों तरीके से निकाल दिया। हाँ वैसे भी कर सकते हैं। तो अब आपके पास क्या क्या आ गया? व्हाट इज टोटल असेट्स? 24 लाख। व्हाट इज डेट? 960। व्हाट आंसर यू विल गेट हियर? 2.5 is to 2.5 1, 2.5 is to 1, ऐसा करके कर सकते थे। हाँ बिल्कुल, लो एक तरीका और ले लीजिए। क्या निकालने के लिए? टोटल, हाँ बिल्कुल सही है। आप जानिए कि भाई सुनो, कैपिटल एम्प्लॉयड जो होती है वो कैसे निकलती है? वो निकलती है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करके। ऐसे भी तो निकलती है। ये तीसरा फॉर्मूला हो गया देखिए। सो कैपिटल एम्प्लॉयड कितने की बना आपके पास क्वेश्चन में? हाँ 20,000। टोटल एसेट्स हमें नहीं मालूम है, छोड़ दिया। करंट लायबिलिटी मालूम है कितने की? 180 की। क्या? हाँ माइनस। ठीक है। और अब हमने क्या कर दिया? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? 22,20,000 प्लस 180, वी गॉट 24 लाख। आप देख रहे हैं? टोटल एसेट्स को तीन तरह से निकाल के दिखा सकते हैं। वो कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले से भी, टोटल एसेट्स के नॉर्मल फॉर्मूले से भी, से और वो शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट वाले तरीके से भी निकाल सकते थे। बुक ने, हाँ। इसका, हाँ लेकिन क्यों करना पड़ता मैं? क्योंकि यहाँ पर ना मैं करंट लायबिलिटी में डालें, फिर तो माइनस करना पड़ता उससे। हाँ क्योंकि वो करंट लायबिलिटी का पार्ट बनता है ना।
प्रोविजन इज शोन अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटी, तो तब तो करंट, वहां नहीं माइनस करते तो करंट लायबिलिटी में डालती उससे। बेटा समझ, यहाँ प्रोविजन था ना, हमने यहाँ से माइनस कर दिया, नहीं माइनस करता तो करंट लायबिलिटी बोल के करता उसको ऐड, तो अपने आप माइनस होता। इसी तरह से अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता, या तो डेटर से माइनस करता या प्रोविजन बोल के चलता, वहां माइनस करना पड़ता, माइनस करना पड़ता। ठीक है, सिर्फ लूज टूल्स पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ध्यान रखिएगा। बोलिए। किसके अंदर ये? आ, अब मैं बताऊं कि पहली क्लास में मैंने फॉर्मूला समझाया था, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व सरप्लस। ठीक है, इक्विटी शेयर दे रखी है, प्रेफरेंस शेयर नहीं दे रखे हैं, रिजर्व के नाम पे कैपिटल रिजर्व दे रखा है, और सरप्लस में क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस का क्या दे रखा है आपके पास, नेगेटिव बैलेंस दे रखा है। नेगेटिव तो माइनस होगा ना, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, लॉस है। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें मैं, इस क्वेश्चन में एक टेक्निकल भूल है। हाँ सॉरी, मैं गलत कर गया ना, मैं वही सोच रहा हूँ गड़बड़ क्या है, क्योंकि जब यहाँ कैपिटल रिजर्व लिखा हुआ है ना, तो मुझे सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब कैपिटल रिजर्व इंक्लूड है। अंडरस्टैंड, मैं वही सोच रहा हूँ कैसी गड़बड़ कैसे हो सकती है। कैपिटल रिजर्व रिप्रेजेंट रिजर्व्स, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, सरप्लस जो नेगेटिव है वो माइनस करना है, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब उसमें कैपिटल रिजर्व इंक्लूड है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है और कैपिटल रिजर्व भी गिवन है, तो कैपिटल रिजर्व को इंक्लूड नहीं करेंगे, ना ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट उसको अलग से इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो इंक्लूड होता है उसके अंदर। बेटा रिजर्व का मतलब सारे रिजर्व्स, सरप्लस का मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का पॉजिटिव या नेगेटिव बैलेंस। हाँ, हाँ तो भाई समझ, समझ, रिजर्व एंड सरप्लस की फिगर दे रखी है, वो टोटल फिगर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। ठीक है जी, रिजर्व एंड सरप्लस के ब्रैकेट में अगर डेबिट दे दिया तो मतलब वो लॉस है, नेगेटिव फिगर है। ठीक है, फिर चाहे कैपिटल रिजर्व दे रखा हो, चाहे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट उसका पॉजिटिव दे रखा हो, कुछ नहीं कंसिडर करना, आपको रिजर्व सरप्लस की कंबाइंड फिगर लेके चलना है। अब यहाँ क्या था, यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस सरप्लस डेबिट लिखा हुआ है, रिजर्व सरप्लस नहीं लिखा हुआ, तो रिजर्व हमने ये माना, सरप्लस हमने ये माना, इसलिए हमने अलग अलग लेके चले इसको। ये इस क्वेश्चन के अंदर क्रक्स था। ठीक है, तो 57 को ध्यान रखिएगा, ये सॉल्यूशन आपके पास है। आप अपनी टोटल असेस को तीन तरीके से निकाल सकते हैं, वो तीनों तरीके से निकाल के दिखाया। क्या है फोन में? क्यों? क्यों, क्या मतलब, क्या हुआ टाइम का? तो क्या हुआ फिर? तो क्या हो गया फिर? इलस्ट्रेशन 62 चलिए। जो कंफ्यूजन है कि प्रोप्राइटरी रेशो कैसे दिखाई जाएगी, मैं एनसीईआरटी आपके सामने खोल के रख रहा हूँ। क्या आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी को? कैन यू सी दिस? बोलिए। हेलो, ऑनलाइन में दिख रहा है? यस सर। तो कितना, जैसे एनसीईआरटी का मैंने इलस्ट्रेशन लिया, 0.75:1 दिख रहा है। ठीक है जी, और इसको इन्होंने बोला कि मतलब प्योर रेशो की फॉर्म में दिया है, प्योर रेशो की फॉर्म में। ठीक है, क्या इलस्ट्रेशन 62 में किसी को कोई परेशानी आई? आइए देखें जरा। इलस्ट्रेशन 65 पे इंपॉर्टेंट लगा ना, इसे करिए जरा। इलस्ट्रेशन 65 आपकी बुक की इलस्ट्रेशन नंबर 70 तक अब चलेंगे, प्रीवियस 39 से 70 तक के क्वेश्चंस को आपको रिवर्स ऑर्डर में करने हैं आप। ठीक है, अगली क्लास में कुछ, सबसे पहले मैं 65 लेके चलूंगा आपके साथ, एक दो क्वेश्चन और लेके, देन आई विल गो टू द एक्टिविटी रेशियोज। हाँ, लेकिन पहले, लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको देखो, क्वेश्चन करने का पैटर्न कुछ अलग नहीं है, नोन से अननोन चलना है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले मैंने याद कराए, और नोन से अननोन का तरीका आपको मालूम चल रहा है, तो कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। सुनो बेटा, आप 60 70 तक के इलस्ट्रेशन करेंगे, जो डाउट होगा पहले वो पूछेंगे, 65 मैं कराऊंगा, फिर हम टर्नओवर रेशियोज पे चलेंगे। सो आई एम वाइंडिंग अप द क्लास नाउ। हाँ जी।